नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन प्लस में। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे, अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे यूपी कांस्टेबल की, क्योंकि काफ़ी समय जो है आपका करीब है बिल्कुल ही। और 8, 9, 10 जून को आपका एग्ज़ाम भी है मेरे साथियों। तो मेरे प्रिय साथियों, बस मैं आपसे कामना यही करना चाहता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से नंबर लेके आएँ एग्ज़ाम में। और हम चाहते हैं कि आपकी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी मेरे दोस्तों। तो आप दिलो जान से और मेहनत से अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि दिन अब ज़्यादा नहीं बचे हैं, क्योंकि आज पहली तारीख हो चुकी है मेरे साथियों। और 11 प्रैक्टिस सेट हम आपको यूपी कांस्टेबल के करा चुके हैं, और 12वां प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाला है मेरे साथियों। तो बने रहें मेरे साथ। अ, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल के लिए मेरे साथियों। तो 11 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 12वां जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाला है, और बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। और इतना मैं आपको अवगत करा देता हूं मेरे साथियों, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो कुछ वैकेंसी हैं उनका नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप सबसे आशा रखते हैं कि आप लोग उसमें ज़रूर अपना फॉर्म फिल करें, और काफ़ी वैकेंसी हैं उसमें। और लोअर पीसीएस का भी विज्ञापन जारी हो चुका है, उसमें भी अपना फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें मेरे साथियों। मैं अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं और अच्छे लेवल की वैकेंसी है मेरे साथियों। तो एक एक वैकेंसियों को आपको जो ना अच्छे से देखना है, कहाँ हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं मेरे साथियों। ऐसी ही अन्य जो विज्ञप्तियों के लिए हम आपको अवगत कराते रहेंगे मेरे साथियों। तो अब हम चलते हैं मेरे साथियों अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। 12वां प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं आज। हिंदी का काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और जो भी समस्या अगर आपको है मेरे साथियों, तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। तो आप बने रहें मेरे साथियों। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। पहला प्रश्न, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? अभागा, तो यहाँ पर यदि बात करें अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे अभागा का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कोई बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है, प्रखर है, उसकी बुद्धि प्रखर है, तो कुशाग्र है, यानी कि अगर उस पे यानी कि पढ़ने के लिए इतना धन नहीं हो पाता है, तो प्यारे बच्चों वो पढ़ने में तो प्रखर है, विशिष्ट बालक है, अच्छा बच्चा है, लेकिन वो किसी कारण पीछे रह जाता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? अंधा बत्तख कीचड़ खाए, अंधा बटेर कीचड़ खाए, या अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा कबूतर कीचड़ खाए। तो मेरे साथियों इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। इसमें है, अगला विकल्प है आपका मेरे साथियों, गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन, तो गमन का मतलब होता है जाना। और तो इसके लिए मेरे साथियों आपको याद रखना, गमन शब्द का विपरीत बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे मेरे साथियों? तो आपको याद रखना है, इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। सी विकल्प सही है इसका मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो आपको याद रखना है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है मेरे साथियों, संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? तो जो एक संज्ञा सर्वनाम के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है मूल रूप से सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं मेरे साथियों? तो मूल रूप में सर्वनाम की जो प्रकार होते हैं उनकी जो संख्या होती है, मूल रूप में सर्वनाम की संख्या, मूल रूप में सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं अगर इनकी संख्या पूछे लगे, संख्या अगर आपसे पूछने लगे मेरे साथियों, तो आपको बता देना इनकी जो संख्या होती है वो 11 होती है। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है मेरे साथियों। तो आपको याद रखना, कौन जो आपका सर्वनाम है, ये कौन और क्या दो सर्वनाम आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
अगर आपसे कहने लगे जो सो जितने भी सर्वनाम आते हैं वो संबंधवाचक में आते हैं मेरे साथियों। कुछ जो सर्वनाम है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है मेरे साथियों। और आपका जो बात चल रही है तो आपका, आपकी, आपके, इनका प्रयोग आपकी जिसमें आप आपका सर्वनाम है, लेकिन इसमें हम संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर इस समय हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ना वो संबंध को स्थापित कराने के लिए आता है। संबंध का स्थापित का मतलब क्या है, जैसे कि अव्यय जो शब्द होते हैं, कि अव्यय शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि वहाँ पर आता है कि एक संज्ञा और सर्वनाम की बात करते हैं, उनके बीच में जो स्वतंत्र विभक्ति आती है, या फिर और जो सर्वनाम शब्दों के साथ में जितनी विभक्तियां होती हैं उनको संयुक्त रूप से जोड़कर बनाया जाता है, उसे संबंधबोधक अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको याद रखना, जो जो सर्वनाम है आपका वो किसका है, संबंधवाचक का है। तो इसमें बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना कारक के जो भेद होते हैं मेरे साथियों, अगर आपसे कहा जाए कि मूल रूप में कारकों की संख्या कितनी होती है, मूल रूप में कितने कारक होते हैं, तो मेरे साथियों आपको मूल रूप में बता देना है कितने होते हैं। मूल रूप में जो कारक होते हैं मेरे साथियों, उनकी जो संख्याएं होती हैं वो 6 होती है। और आपको इतना मैं अवगत करा देता हूं कि हिंदी में जो कारकों की संख्या होती है वो 8 होती है मेरे साथियों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो मेरे साथियों 10 होते हैं या 7 होते हैं या 8 होते हैं, 9 होते हैं। तो आपका एक ही क्वेश्चन है मेरे साथियों, वो कौन सा, सी विकल्प आपका सही है, 8 होते हैं मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास जी नहीं है। आपको इतना बता दें, तुलसीदास जी की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, तुलसीदास जी की अगर हम बात करें, तुलसीदास ये भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में से अगर कहने लगे आपसे कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, निर्गुण में, एक सगुण में बांटा गया है। आपसे कहने लगे ये सगुण में है, निर्गुण में है, तो आपको बता देना कि सगुण काव्य धारा के हैं। अगर सगुण में से भी पूछने लगे राम भक्त से हैं या फिर कृष्ण भक्त से हैं, तो आपको याद रखना है मेरे साथियों ये राम भक्त के काव्य धारा से हैं। आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास जी के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है, और आपको इतना भी हम बता दें कि रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। बहुत ही अच्छी इनकी एक रोचक स्थिति, बहुत प्रेम करते थे ये। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास जी नहीं हैं। देखिए खुमार लासो के कौन है, कवितावली के कौन है, रामचरितमानस के कौन है, विनय पत्रिका के कौन है मेरे साथियों। तो आपको मैं अवगत करा देता हूं, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास जी नहीं है मेरे साथियों, नहीं है। तो आपको मैं कहा कवितावली जो है वो भी तुलसीदास जी की है मेरे साथियों, रामचरितमानस भी तुलसीदास जी की है मेरे साथियों, और विनय पत्रिका भी किसकी है मेरे साथियों, वो भी रामचरित्र वो तुलसीदास जी की है मेरे साथियों। और खुमार रासो किसकी है, तो आपको याद रखना है मेरे साथियों ये आदिकाल की है। अगर आपसे कहने लगे कि खुमार रासो किसकी है, तो खुमार रासो दलपति विजय की है मेरे साथियों। तो इसमें कौन सी नहीं है फिर तुलसीदास जी की, ए पार्ट इसका सही है, ये इनकी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। स्वर ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है, स्वर ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है मेरे साथियों। तो देखिए मैं यहां पर आपको अवगत कराना चाहता हूं, अगर हम ए की बात करें मेरे साथियों, ए किसके योग से मिलकर बनता है, छोटा आ प्लस का छोटी ई के योग से मेरे साथियों। और आपको बता दें मेरे साथियों ये जो आई मिलकर बना है मेरे साथियों, ये किसके योग से मिलकर बनता है, तो आपको याद रखना है मेरे साथियों छोटा आ प्लस का ए के योग से मिलकर बना है। तो मेरे साथियों कहने का मतलब यह है, यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर छोटा आ प्लस का छोटा ई, तो इसका जो उच्चारण स्थान क्या होता है मेरे साथियों, कंठ होता है, और छोटी ई का क्या होता है मेरे साथियों, तालु होता है। तो हम बोल सकते हैं कंठ तालु, कंठ तालु बोल सकते हैं। तो वो ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि स्वर ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो मेरे साथियों आपको याद रखना है ओष्ठ है या कंठोष्ठ है या दंतोष्ठ है या कंठ तालव्य है। तो आपको याद रखना डी विकल्प इसका सही है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों कि स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं।
तो आपको याद है चराचर के हैं या गोचर के हैं या गो के हैं या खेचर के हैं। तो आपको याद रखना है मेरे साथियों, ये गो के अनेकार्थी हैं सभी। तो गो के अनेकार्थी और भी आ जाते हैं, जैसे सूर्य भी आ जाता है मेरे साथियों। तो आपको याद रखना है कि स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो ये हैं सब मेरे साथियों गो के। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व। तो यहां पर यदि बात करें हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है कितनी भाषाओं में दिया जाता है मेरे साथियों? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें और किस भाषा को शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना राजस्थानी और एक आपकी अंग्रेजी भी है। तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है मेरे साथियों। तो आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो राशि होती है मेरे साथियों वो कितनी होती है, तो आपको बता देता हूँ। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है इसकी राशि 1 लाख रुपए दी जाती है और इसकी स्थापना 1954 में हुई। सर्वप्रथम जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो मेरे साथियों आपको याद रखना है सर्वप्रथम जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था और माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था मेरे साथियों। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना? आलोक पर्व की बात करेंगे मेरे साथियों, तो ये भीष्म साहनी की है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, शिवमंगल सिंह सुमन की है। तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये बी पार्ट इसका सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और शिवमंगल सिंह सुमन की अगर बात करें मेरे साथियों, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किस रचना के लिए? मिट्टी की बारात के लिए। भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी पर मिला है मेरे साथियों। और भीष्म साहनी को 1975 में मिला था तमस के लिए, तमस के लिए मिला है मेरे साथियों। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? अरुण कमल को दिया गया या राजेश जोशी के लिए दिया गया या अलका सार्वी को दिया गया या मंगलेश डबराल को दिया गया था? 2002 की बात कर रहे हैं मेरे साथियों। यहां पर यदि मैं बात करूं 2002 तो मंगलेश डबराल को दिया गया या अलका सराबगी को दिया गया या राजेश जोशी को दिया गया या अरुण कमल को दिया गया था? तो मेरे साथियों आपको याद रखना 2002 में जो दिया गया था राजेश जोशी को दिया गया था। और आपसे कहने लगे कि 2001 में किसको दिया गया था? तो मेरे साथियों आपको याद रखना अलका सराबगी को दिया गया था। और आपसे कहने लगे मेरे साथियों कि मंगलेश डबराल को कब दिया गया था? तो आपको याद रखना 2000 में दिया गया था मेरे साथियों। और 1998 में किसको दिया गया था ये साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो आपको याद रखना अरुण कमल को दिया गया था मेरे साथियों। आगे चलते हैं मेरे साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं मेरे साथियों और आपसे मेरी काफ़ी आपसे आशाएं हैं मेरे साथियों कि आप जो ना अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाला है। और मेरे साथियों विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी भी आप साथ साथ में करते रहें, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आ गया है वैसे नोटिफिकेशन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और एआरओ की वैकेंसी आई हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई हैं, उसमें भी फॉर्म आप अपना फिल करें। और इतना हम बताते हैं मेरे साथियों कि सफलता आपको जरूर ही लेनी है मेरे साथियों। क्यों लेनी है? क्योंकि आपके माँ बाप, आपके गार्जियंस, आपके मम्मी पापा, कितनी आशाएं उनकी हैं आप पर, आपके छोटे भाई बहनों का भी कितना आप पर जो है विश्वास है। तो उन विश्वास को पूरा करने के लिए मेरे दोस्तों जी जान से मेहनत लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए। सबसे पहले इतना ध्यान रखना है मेरे साथियों, लुक से पहले अपनी बुक पे ध्यान दीजिए। अगर आप अगर अब सफल हो गए, सफलता आपको मिल जाती है मेरे साथियों, तो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सफलता ही सब कुछ है मेरे साथियों। हमारी सबसे बड़ी खुशी जब ही होगी जब आप लोग सफल हो जाएंगे। तो मेरे साथियों अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो आपको याद रखना है स्वर संधि किसे कहते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे मेरे साथियों। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है जो स्वर के योग से स्वर
का योग तो होता है, लेकिन उनमें होने वाला विकार या परिवर्तन या बदलाव को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? स्वर संधि कहा जाता है। तो इतना मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि ये जो संधि होती है मेरे साथियों, अगर मैं संधि की बात करने लगूँ आपसे कि संधि का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे पूछने लगे कोई कि संधि का अर्थ क्या होता है मेरे साथियों, संधि का जो अर्थ होता है मेरे साथियों आपको याद रखना है, इसका अर्थ होता है मेरे साथियों आपको याद रखना है समझौता। समझौता होता है, या फिर हम लिख सकते हैं मेरे साथियों मित्रता होता है, मित्रता होता है, या लिख सकते हैं मेरे साथियों दोस्ती भी होता है इसका अर्थ। तो बात हम यहीं पे करेंगे मेरे साथियों थोड़ी सी कि समझौता या मित्रता या दोस्ती, उसे क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। संधि का अगर आपसे कहने लगे मेरे साथियों इसका विलोम क्या होता है मेरे साथियों, तो मैं विलोम भी आपको बता देता हूं। विलोम क्या होता है मेरे साथियों? इसका होता है विग्रह। इसका जो विलोम होता है मेरे साथियों वो होता है विग्रह, या हम लिख सकते हैं मेरे साथियों विच्छेद भी लिख सकते हैं। अगर हाँ क्वेश्चन अगर आपसे कहने लगे, अगर दोनों ही चीजें आ जाते हैं कि विग्रह भी आ जाए और यदि विच्छेद भी आ जाए, तो आपसे कहने लगे इसमें से कि बताइए सबसे पहले वरीयता हम किसको दें या सबसे पहले हम किसको लगाएं, तो आपको याद रखना सबसे पहले वरीयता मेरे साथियों अगर विलोम आता है संधि का तो आपको याद रखना है विग्रह को लगा देना है। अब यहां पर पूछा जाता है सुवर संधि के कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे साथियों सुवर संधि के 5 प्रकार होते हैं। इसके कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ये विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही उत्साह के साथ, वह घर से बाहर गए, यानी कि घर से वो क्या हो चुका है मेरे साथियों? बाहर हो चुका, वो बाहर चला गया है मेरे साथियों। तो यहां पर आपसे पूछा रहा है जहां से कोई भी एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से क्या हो जाती है? अलगाव हो जाती है, अलग हो जाती है, या फिर मान के चलो विशेषण की अगर उत्तरावस्था भी आती है उसमें भी आपका अपादान कारक होता है मेरे साथियों। और आपको याद रखना है कि अगर कहीं पर कोई भी चीज किसी से उत्पन्न होती है, उत्पन्नता के अर्थ में भी मेरे साथियों आपको याद रखना अपादान कारक ही होता है। और साथियों एक बात और ध्यान रख लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि जहां पर उत्पन्न वाली बात है, यहां पर शर्म आती है या फिर लज्जा आती है या फिर कहीं पर डर आता है मेरे साथियों, तो वहां पर भी आपका अपादान ही कारक होता है मेरे साथियों। अगर किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी है मेरे साथियों, कोई समस्या आपको आ रही है, तो मेरे नंबर पे आपको पता वहां से भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि यहां पर ये चीज कैसे आई सर, वो भी पूछ सकते हैं, और हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश किया करो मेरे साथियों, और सब्सक्राइब और लाइक भी किया करो मेरे साथियों। हर चीज हर कॉन्सेप्ट आपको अलग मिलेगा, क्योंकि कुछ अलग पढ़ेंगे आप, ये ध्यान रख लीजिए। देखिए वह घर से बाहर गए, यानी कि घर से वो बाहर को चला गया, यानी कि अलगाव की स्थिति यहां पर नजर आ रही है मेरे साथियों। तो अपादान कारक यहां पर हम लगा देंगे, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? त्र्यंबक, तो आपको याद रखना त्र्यंबक किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है, रुद्राक्ष कहा जाता है, चंद्रमौली कहा जाता है, चंद्रशेखर कहा जाता है मेरे साथियों। तो आपको याद रखना है ये विरूपाक्ष भी इनका पर्यायवाची है, त्रिदृश भी इनका है, और त्रिचक्षु भी इनका है मेरे साथियों। तो इसमें से फिर कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना है मेरे साथियों त्रिलोक इनका नहीं है मेरे साथियों। बी विकल्प इस पर लगा देंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो रामचरितमानस एक नहीं होता है मेरे साथियों, पहली बात। और रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, या रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है? तो मेरे साथी एक बात ध्यान रख लीजिए, रामचरितमानस जो है पूरा आपका जो ना इस तरह से लिखा जाता है, रामचरितमानस एक क्या चीज? धार्मिक ग्रंथ है। इसका भी विकल्प आपका बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? किस रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। तो आपको याद रखना है कि जहां पर क्रोध की बात होती है या फिर गुस्से की बात होती है, वहां पर कौन सा है आपका मेरे साथियों? रौद्र रस आ जाता है। और वीर रस कहां पर आता है? जहां पर वीरता की बात होती है। बीभत्स रस में क्या होता है? जहां पर घृणा की बात होती है। और भयानक रस में क्या होता है? भय की बात होती है। जैसे कि
भय का तो आपको पता ही है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। ए जो एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, बिकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक और तो अजगर है, राहगीर निकल के जा रहा है, एक और क्या आता है, शेर आता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, कौन सा आपका इसमें रस है, क्रोध की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है। तो वो किसका है मेरे साथियों, वो रौद्र रस है। डी पार्ट इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। आगे की तरफ हम चलते हैं। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। दिन और दिवस दोनों एक होते हैं, संसार और जगत दोनों एक होते हैं, शाम और संध्या दोनों सेम है बिल्कुल। तो इसमें मेरे साथियों एक अपेक्षा और एक आपकी उपेक्षा, ये दोनों हमारे क्या हैं, समश्रुति शब्द हैं। यहाँ पर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं। बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। परीक्षा की बात करते हैं। तो परीक्षा शब्द का निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है मेरे साथियों। विदेशज है, तत्सम है, या तद्भव है, या फिर देशज है। तो मेरे साथियों आपको याद रखना है, व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो कौन कौन से, तो आपको याद रखना, देशज है, विदेशज है, और तत्सम है आपका, तद्भव है। अगर रचना के आधार पर पूछने लगे तो वो 3 है, वो रूढ़, यौगिक, और एक होता है आपका योग ऋण। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं मेरे साथियों, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तो आपको याद रखना है मेरे साथियों, इसका क्या होगा, तत्सम होगा। और आपको याद रखना है, इसका परीक्षा का अगर कहने लगे आपसे कि तद्भव रूप क्या होता है, तो इसका होता परख। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। कर्म वाच्य में प्रधान होता है। देखिए वाच्य के प्रकार कितने होते हैं मेरे साथियों, 3 होते हैं। कर्म वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से वाच्य के 3 होते हैं, एक तो कृत वाच्य, एक कर्म वाच्य, एक होता है भाव वाच्य। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कई बार। तो यहाँ पर बात चल रही प्यारे बच्चों कर्म वाच्य की, जिसमें कि किसी भी वाक्य में यदि कर्म और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के होते हैं, वहां पर कर्म वाच्य होता है मेरे साथियों। तो वही बात यहां पर चलिए, कर्म वाच्य में प्रधान होता है, विचार होता है, कर्ता होता है, भाव होता है, कर्म होता है। तो मेरे साथियों इसमें डी पार्ट आपका बिल्कुल सही है, कर्म होता है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। चंद्रमा और एक आता है आपका तत्व, एक ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो मेरे साथियों श्रेष्ठ है, सोम है, द्विज है, या वर्ण है। तो मेरे साथियों आपको याद रखना है, चंद्रमा है, तथा है, ब्राह्मण है के लिए एक शब्द जो आएगा मेरे साथियों, इसमें कौन सा आएगा, आपका सी विकल्प से ये द्विज आता है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पंकज में कौन सा समास है, पंकज कर्मधारय समास है, या आपका द्विगु समास है, या आपका बहुब्रीहि समास है मेरे साथियों। तो यहां पर मेरे साथियों आपको याद रखना है कि द्विगु समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास उसे कहते हैं जहां दो शब्द या तो एक दूसरे के विपरीत हों या विपरीत के जैसे हों। ठीक है। और वहां पर कर्मधारय समास में क्या होता है, जो विशेष से और विशेषण के बीच में इनकी कहानी होती है मेरे साथियों। तो आपको याद रखना है, द्विगु समास में क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। प्रथम पद क्या होगा उसका, संख्यावाची। दूसरा कहाँ से होगा मेरे साथियों, समूह से जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें कौन सा है मेरे साथियों, पंकज की बात करते हैं। तो पानी में जो जन्म लेने वाला होता है वो कौन है मेरे साथियों, वो कमल होता है। और जो तीसरे की तरफ रूढ़ हो जाता है प्यारे बच्चों, उसमें बहुब्रीहि समास आ जाता है मेरे साथ। आगे की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे साथियों। आ बैल मुझे मार, जबरदस्ती मान के चलिए, बार बार तुमसे मना किया जा रहा है मत लड़ो भाई, लेकिन फिर भी आप उसके साथ दिखा रहे हैं, बोले आप क्या देखूंगा तेरे को। तो वही चीज है, कोई अगर आ बैल मुझे मार का अर्थ है बलशाली के सामने वीरता दिखाना या छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। तो कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना है यहाँ पर, क्या है फिर मेरे साथियों, अब बताइए एकदम फटाफट। ये मेरे साथियों आपको याद रखना है कि जान पूछकर मुसीबत में पड़ना, सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले विकल्प की तरफ हम चलते हैं भाइयों। हर्ष आता है और एक आता है मेरे साथियों शोक। हर्ष है, शोक है, घृणा है, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि कहीं पे अगर हर्ष हो, शोक हो, या घृणा हो, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है मेरे साथियों। तो आपको याद रखना है, इसमें जो प्रयोग किया जाता है मेरे साथियों, विस्मयादि बोधक अव्यय का किया जाता है। किसका, विस्मयादि बोधक जो होते हैं, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों।
अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव तद्भव है, मान के चलिए। तो स्थान है, तो स्थान का जो मेरे साथी स्थान एक क्या चीज तत्सम शब्द है, अगर इसका तद्भव पूछने लगे तो आपको लगा देना प्यारे बच्चों, वो होता है थान, थान होता है। यौवन का पूछने लगे तो मेरे साथियों आपको याद रख देना वो कौन सा होता है, यौवन होता है, यौवन। और आपसे कहने लगे निर्झर, मेरे साथियों ये इसका जो है ये एक तत्सम रूप है निर्झर, और इसका तद्भव मैं भी बता देता हूं तो प्यारे बच्चों इसका होता है झरना। क्या होता है मेरे साथियों, झरना होता है। और आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जीव जो एक शब्द है वो आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द होता है जिह्वा। क्या होता है मेरे साथियों, जिह्वा होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, क्या होता है आपका जिह्वा होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसमें देख रखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो आपको याद रखना है स्थान है, यौवन है, निर्जर है, तो मेरे साथियों डी विकल्प इसका सही है, डी पार्ट है इसका। तो यदि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे साथियों, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर लोक मर्यादा से कहा जाए, लोक मर्यादा से बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां पर क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय प्लस का उक्ति, अतिशय का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर, उक्ति का मतलब होता है मेरे साथियों कथन। किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर अगर किया जाए तो वहां पर प्यारे बच्चों क्या होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए अतिशयोक्ति है या उल्लेख है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के अंदर जो कौन कौन से शब्द मिलते हैं, सा सी से आ जाते हैं। और रूपक अलंकार में क्या है, उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो मेरे साथियों आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो ना श्याम की बात कर रहे हैं, नवल सुंदर, तो श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, यानी कि किसी भी चीज का अलेख कई प्रकार से उनका विशेषता बतानी, तो वहां पर उल्लेख अलंकार आता है मेरे साथियों, बी पार्ट इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। एक आता है आपका खे गे फे, ध्वनियां किस भाषा की हैं, तो आपको याद रखना है मेरे साथियों। आपसे पूछा जाए कि विदेशी व्यंजन कितने होते हैं, विदेशी व्यंजन कितने होते हैं मेरे साथियों, तो आपको याद रखना है विदेशी व्यंजन की अगर हम बात करें, क्या विदेशी जो व्यंजन होते हैं मेरे साथियों, विदेशी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना एक होता है मेरे साथियों कै, एक होता है खे, एक होता है प्यारे बच्चों गे, और एक होता है मेरे साथियों जे, एक होता है मेरे साथियों फे। कहने का मतलब यह है, अब ये किस भाषा के हैं अगर मैं आपसे कहने लगूँ तो हिंदी के हैं। अगर जैसे ही प्यारे बच्चों मैंने अगर इनके आगे क्या लगा दिया, नुक्ता लगा दिया, तो प्यारे बच्चों ये किस में बदल जाते हैं आपके अरबी फारसी में। लेकिन अगर एक बात मैं आपसे ये कहने लगूं कि ये जो हिंदी के थे इनके आगे हमने क्या लगा दिया मेरे साथियों, नुक्ता लगा दिया, ये किस में बदल गए, अरबी फारसी के। ये कथन किसका है, तो मेरे साथियों आपको याद रखना है, मैं आपको अवगत करा दूं अच्छे से, मेरे माध्यम से आप जान लीजिए। तो आपको याद रखना ये कथन जो है मेरे साथी, इनके आगे यदि हम नुक्ता लगा देते हैं तो ये अरबी फारसी में बदल जाते हैं, अरबी फारसी के हो जाते हैं। ये राजा से पिरसाद सितारे हिंद का कथन है मेरे साथियों। तो वहीं पर यदि आपसे कहने लगे कि ये जो है गुजराती के हैं, अरबी फारसी के हैं, अंग्रेजी के हैं या बंगाली के हैं मेरे साथियों, तो खे गे फे ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं, तो आपको याद रखना है मेरे साथियों ये बी इसका बिल्कुल सही है, अरबी फारसी के हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो आपको याद रखना मेरे साथियों मानो की बात करें, ये मानो आ जाए या यानी आ जाए या यानो आ जा, ये सब किस में जाते हैं, स्वरूप वाचक में जाते हैं, स्वरूप वाचक में जाते हैं मेरे साथियों, स्वरूप बोधक होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है किसके पार्ट हैं, तो आपको याद रखना है मेरे साथियों ये सब होते किसके हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के पार्ट होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय को कितने भागों में बांटा जाता है मेरे साथियों, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना समानाधिकरण होता है, एक होता है आपका व्याधिकरण। समानाधिकरण के भी आपके कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है इसका होता है एक संयोजक, और एक होता है मेरे साथियों विभाजक, एक होता परिमाण दर्शक, और एक होता है मेरे साथियों परिमाण दर्शक होता, और एक होता है विरोध दर्शक। और वो जो व्याधिकरण है, व्याधिकरण के भी चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट कौन कौन से, वो ये हैं कारण बोधक है, स्वरूप बोधक है, संकेत बोधक है, एक उद्देश्य बोधक है मेरे साथियों। ये सब किसके आते हैं, व्याधिकरण के, लेकिन सारे पार्ट हैं किसके, समुच्चय बोधक अव्यय के ही होते हैं मेरे साथियों। तो कहा जाता है ऐसा लगा मानो बम फट गया हो, तो ये सारे जो
मानो आ जाए, यानो आ जाए या यानी आ जाए, ये सब किस में जाएंगे मेरे साथियों, आपको याद रखना है, ये सब स्वरूप बोधक में। बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि को क्या कहा जाता है? अध्यादेश, अधिनियम, नियम या विनियम? तो मेरे साथियों इसका बी विकल्प बिल्कुल सही है, अधिनियम कहा जाता है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, अर्धविराम, देखिए इसे क्या कहा जाता है मेरे साथियों? इसके लिए कहा जाता है आपका उपविराम, इसके लिए क्या कहा जाता है तो आपको याद रखना अर्धविराम, इसके लिए क्या कहेंगे तो आपको याद रखना है कि अल्पविराम होता है, और इसके लिए क्या कहेंगे मेरे साथियों? योजक चिन्ह कहेंगे। ठीक, तो इसमें यह पूछ रहा है कि अर्धविराम की बात कर रहे हैं, अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, अर्धविराम की यदि हम बात कर रहे हैं तो बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। एक होता है आपका अकर्मक और एक होता है सकर्मक। जिसके साथ में कर्म होता है उसे क्या बोलेंगे हम? सकर्मक, और जिसके साथ में कर्म नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक। तो यहाँ पर एक अगर मैं एक चीज आपको लेके चलता हूँ तो देखिए वाक्य में क्या क्या मिलता है, आपको याद रखना, कर्ता मिलता है मेरे साथियों, एक इसमें मिलता है कर्म मिलता है आपके लिए, और मेरे साथियों एक इसमें मिलता है आपको क्रिया। तो अगर मैं आपसे कहने लगूं मेरे साथियों, क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता पर पड़ता है और कर्म के लिए मैं थोड़ी देर के लिए छिपा लेता हूं, तो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी मेरे साथियों। अगर क्रिया का प्रभाव यदि सर्वप्रथम यदि आपसे पूछने लगे कि कर्म पर पड़ता है, कर्ता प्रेजेंट हो या ना हो, क्रिया हमेशा आपकी सकर्मक रहेगी मेरे साथियों। और क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कर्म, वो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो आपको याद रखना कर्म पर पड़ता है सर्वप्रथम। बात यहां पर आती है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम मोहन को रुला रहा है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, और श्याम निबंध लिखता है। क्या लिखता है? निबंध लिखता है। और मैंने गेहूं पिसवाया, ऐसे लेके चलिए, आप लोग बना लीजिए, ऐसे ने विभक्ति का प्रयोग कर लीजिए। और इतनी बात मैं आज बता देता हूं मेरे साथियों कि कोई भी अगर सेंटेंस है, सकर्मक क्रिया का अगर सेंटेंस होगा, सकर्मक क्रिया का यदि कोई वाक्य होगा, तो कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग उसमें हो जाता है और वाक्य हमारा भूतकाल में बदल जाता है, तो वहां पर आपकी सकर्मक क्रिया है। अगर अकर्मक क्रिया का वाक्य है, अकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो कभी भी आपको याद रखना है कर्ता के साथ नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अगर हमने कर भी दिया अकर्मक क्रिया के वाक्य के साथ में नए विभक्ति का प्रयोग, तो मेरे साथियों आपको याद रखना वो वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो वही बात है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, राम मोहन को रुला रहा है। अब मान के चलिए राम ने मोहन को रुलाया, ऐसे लगा लीजिए, पानी बरस रहा, पानी ने बरस रहा है, देखिए नहीं बनने ना। मैं गेहूं पिसवाता हूं, मैंने गेहूं पिसवाया। चलो, श्याम निबंध लिखता है, श्याम ने निबंध लिखा, तो सब में निकल कर आया। तो मेरे साथियों निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो मेरे साथियों बी विकल्प इसका लगा दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ का सही विकल्प हो। एक होता है सूची, और है मेरे साथियों सूची। इस सूची का जो अर्थ होता है मेरे साथियों सुई होता है, और इस सूची का अर्थ होता है प्यारे बच्चों तालिका या फिर क्रम। तो यहां पर कहने का मतलब है कौन सा होगा? तो सबसे पहले देखिए सूची या रश्मि होगा, जहां हुआ या तालिका होगा, सुई या तालिका होगा, या पवित्र या रचना होगा। तो मेरे साथियों आपको याद रखना है इसमें कौन सा होगा? सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इस सूची का अर्थ होता है प्यारे बच्चों सुई, इस सूची का मतलब होता है प्यारे बच्चों तालिका। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वेरी गुड। वह परिश्रमी भी है, ठीक है, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। किसमें नहीं हुआ है मेरे साथियों? परिश्रम भी है, ठीक है, वह परिश्रमी है, ठीक है, और वह लड़का विद्यार्थी है, ठीक है, और वह प्रबुद्ध है। तो मेरे साथियों इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, वह विद्यार्थी है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? प्रभा खेतान की है, मैत्री पुष्पा की है, या मृदुला घर की है, या फिर कृष्णा सोपती है? तो मेरे साथियों आपको याद रखना है कि इसमें जो बातचीत चल रही है कि अन्य से अनन्या किसकी रचना है मेरे साथियों, ये प्रभा खेतान की है। ये विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों।
अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अर्घ्य शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? क्या है मेरे साथियों, क्या है इसमें? तो आपको याद रखना, मूर्ख है, पूजनीय है, रूप है या पाप है। तो इस प्रश्न की तरफ यदि हम चलते हैं तो मेरे साथियों आपको याद रखना, इसका जो अर्थ है समश्रुति भिन्नार्थक में यदि हम लेके चलते हैं, अर्घ का मतलब होता है मेरे साथियों यहाँ पे पूजनीय। बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। संस्कृत और सभ्यता, ये दो शब्द हैं और उनके अर्थ में गद्यांश की तरफ हम चल रहे हैं मेरे साथियों, अच्छे से पढ़ना है सभी को साथ में। संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं, ठीक है। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है, बहुत बढ़िया, वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, करुणा, प्रेम और परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये संभव की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता और उस देश को हम उतनी ही सभ्य मानते हैं, मगर संस्कृति उन सबसे कहीं बारीक चीज है। वह मोटर नहीं है, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। वेरी गुड। संस्कृति ठाट वाट नहीं, विनय और विनम्रता है। बहुत बढ़िया। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, मगर ये सारी चीजें हमारी सभ्यता के सबूत हैं। जबकि संस्कृति इतने मोटे तौर पर दिखलाई नहीं देती, वह बहुत ही सूक्ष्म और महान चीज है। वह हमारी हर पसंद, हर आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, ये हमारी संस्कृति बतलाती है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मेरे साथी एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपके आचार विचार सही हैं या आपके मैनर्स सही हैं, आपके जो बोलचाल का तरीका है, तो वही आपकी सभ्यता है। आप किसी के साथ अच्छे से बोलें, अच्छे से उसके साथ जो ना बिहेव करें, व्यवहार करें, तो वो भी आपके साथ में अच्छा सा बिहेव करेगा। क्योंकि एक बात ध्यान रख लीजिए, संस्कृति कभी दिखाई नहीं देती, या फिर आपके अंदर जो भावना है वो किसी को दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ भावों से पहचानी जाती है मेरे साथियों। तो इसके प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पहला प्रश्न इसका लेके चल रहे हैं मेरे साथियों। और भी इसका पैराग्राफ रहा है शायद। आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, देखिए बहुत अच्छा, मोह और मत्सर, ये 6 विकार प्रकृति के दिए हुए हैं। मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर कोई भेद नहीं रह जाएगा। वेरी गुड। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू कर पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। बहुत बढ़िया। जातीय संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति, वह देश की धनी समझा जाता है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देश या जातियों की संस्कृति से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया है। क्या हो, तो यहाँ पर मेरे साथियों आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए अच्छा, इसमें एक शब्द आया है, इसमें एक तो है मेरे साथियों क्रोध है, एक लोभ है, एक मद है। मद का मतलब होता है एक नशा, किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर वो आपके अंदर नशा है तो मान के चलो आपको वो किसी भी तरह का नशा है वो बर्बाद ही कर देगा मेरे साथियों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं सभ्यता का अभिप्राय क्या है। युग युग की ऐश्वर्य पूर्ण कहानी, मानव को कलाकार बना देते वाली विशेषता है। ये मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण है या मनुष्य के स्वाधीन चिंतन की गाथा है मेरे साथियों। मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण है, सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि संस्कृति का अभिप्राय है, संस्कृति का अभिप्राय है मेरे साथियों मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण, और हर गुण में प्रासंगिक विशिष्टता या विशिष्ट जीवन दर्शन से संतुलित जीवन या आनंद मनाने का एक विशेष विधान है मेरे साथियों। तो इसमें मेरे साथियों आपको याद रखना है
कि मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धन आंतरिक गुण है। ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह संस्कृति का, तो आपसे पूछा जाएगा मेरे साथियों, एक समुदाय के जीवन में ही जीवित रह सकती है, मानव मानव में भेदभाव नहीं रखती है, मनुष्य की आत्मा में विश्वास रखती है, या आदान प्रदान से बढ़ती है। तो मेरे साथियों इसका जो है डी विकल्प बिल्कुल सही है मेरे साथियों, आदान प्रदान से ही बढ़ती है मेरे साथियों। इसमें आता है संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति समन्वय मूलक और सभ्यता नितांत मौलिक होती है। सभ्यता की अपेक्षा स्थूल और विषाद होती है। एक आदर्श विधान है और सभ्यता यथार्थ होती है। यह सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत क्या होती है मेरे साथियों? सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म का मतलब क्या? छोटी होती है। तो डी पार्ट इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। इसमें दे रखा है मेरे साथियों कि मानव की मानवता इस बात में निहित है कि वह अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करें, अपने सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करें, या अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए कटिबद्ध रहें, यह सभ्यता की ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करें मेरे साथियों। इसमें कौन सा विकल्प होगा मेरे साथियों? तो आपको याद रखना है, इसमें अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करें। ए विकल्प बिल्कुल सही है मेरे साथियों। तो मेरे साथियों आज ये क्वेश्चन हुए आपके, कैसे लगे आपके लिए इसके बारे में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें मेरे साथियों। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, मेरी एक प्रार्थना आप सभी से है कि ऊंचाइयों को छूना बहुत ज़रूरी है मेरे साथियों। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे लेवल पर तैयारी कीजिए आप लोग। बाकी हम आपके साथ हैं, और पूरा हमारा चैनल नेक्स्ट जेन प्लस जितनी भी टीम है वो आपके साथ है मेरे साथियों। तो कहने का मतलब यह है मेरे साथियों, अगर हम आपसे कहना चाहते हैं कुछ कि अगर हमें फॉलो अवर्स हैंडल्स अगर हमें आप फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब के द्वारा भी हमें कर सकते हैं नेक्स्ट जेन प्लस की सहायता से। और इसमें यदि इंस्टा की बात करें तो nextgenplus.in के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगली बात यदि हम करें मेरे साथियों, तो अगर आपको जैसे कि अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जेन प्लस स्टेट एग्जाम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, या हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे साथियों। देखिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आपके लिए, लगा लीजिए मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट से जुड़ते हैं तो nextgenplus.in के माध्यम से गूगल प्ले या ऐप स्टोर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं मेरे साथियों। उसको तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही, अब विदा लेने का समय आ चुका है। और फिर 12 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। ये टोटल जो प्रैक्टिस सेट हैं, कुल जो प्रैक्टिस सेट हैं 20 होंगे। तो मेरे साथियों सभी प्रैक्टिस सेटों को बारीकी से देखें, और जहां भी कोई समस्या आती है मेरे साथियों वो कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे जो भी लाइव देख रहे हैं जो बच्चे या फिर जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, वो मेरे पे मैसेज भी कर सकते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही। अलविदा, धन्यवाद मेरे साथियों।